राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। और यदि आपने अभी तक हमारे रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। तो आज की क्लास का 8वां दिन है। इस पे पहली 7 वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूं और जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप पिछली क्लास की वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज से हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में शुरुआत करेंगे, यानी कि व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब नोटबुक में, डायरी में, रजिस्टर में कैसे चढ़ाया जाता है। और जब हम मैनुअल अकाउंटिंग सीख जाएंगे फिर हम लोग सीखेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यानी कि व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब कंप्यूटर में कैसे चढ़ाया जाता है। तो अब हम शुरुआत करेंगे मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में। तो मैनुअल अकाउंटिंग में कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या है? तो व्यापार में होने वाले लेन देन की एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एंट्री होती है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या होती है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोज नामचा। रोज नामचा का मतलब है कि व्यापार में रोजाना जो भी लेन देन होगा वो लेन देन हम लिखेंगे डायरी में, तो वो एंट्री हमारी कहलाएगी जर्नल एंट्री। और उस डायरी को हम लोग बोलेंगे जर्नल एंट्री रजिस्टर। उसमें सभी प्रकार के लेन देन की एंट्री होगी, सामान खरीदने की, सामान बेचने की, पैसा आने की, पैसा जाने की, तो वो सभी एंट्री कहलाएंगी जर्नल एंट्री। फिर उसके बाद हम हर एक एंट्री को अलग अलग छांटेंगे, यानी कि हमारे पास कैश कितना आया, बैंक में कितना पैसा गया, कितना बैंक में पैसा माइनस हुआ, प्लस हुआ, कितना हमने सामान बेचा, कितना सामान हमने खरीदा, किस किस को उधार बेचा, किस किस से उधार खरीदा। यानी कि हर एक लेजर को, हर एक खाते को छांटना लेजर पोस्टिंग कहलाता है, जिसे हिंदी में खतौनी कहते हैं। यानी कि हर एक हिसाब को छांटना लेजर पोस्टिंग कहलाता है। लेजर पोस्टिंग तभी हो पाएगी जब आपने क्या किया हो, जर्नल एंट्री किया हो। तो पहला स्टेप क्या हो गया? जर्नल एंट्री। उसके बाद हम सीखेंगे लेजर पोस्टिंग के बारे में। फिर उसके बाद तैयार होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? बैलेंस शीट का एक छोटा रूप होता है। ट्रायल बैलेंस में एक ओवरऑल ये निकल के आता है निष्कर्ष कि टोटल माल आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, किससे पैसे आए, किसको पैसे दिए, हमारे पास कैश कितना बचा है, बैंक में कितना पैसा है, रिटर्न कितना है, वो सब का हिसाब तैयार होता है ट्रायल बैलेंस में, जिसे तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस हर महीने हम तैयार कर सकते हैं और बैलेंस शीट साल के अंत में तैयार होती है। साल का अंत यानी कि मार्च, आपको बताया था व्यापारियों के लिए वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मार्च का महीना व्यापारियों के लिए एंडिंग मंथ होता है, तो क्योंकि उन्हें पूरे साल में जितना लेन देन किया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का छोटा रूप होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हर महीने तैयार किया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारी फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, यानी कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट में तैयार होती है बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस को कहते हैं लाभ और हानि। और फिर साल के अंत में यानी कि मार्च के महीने में बैलेंस शीट तैयार होती है, जिसे हम लोग कहते हैं संतुलित शीट तैयार होगी, जिसमें एक्चुअल रिपोर्ट निकल के आती है कि हमारी फर्म का ट्रांजैक्शन है क्या। और जब वो बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी तो वो साल का क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, यानी कि हम उस बैलेंस पे एंट्री बंद कर देंगे। फिर उसके बाद जब नई साल चलेगी तो हम लोग फिर से जर्नल एंट्री करेंगे, पूरे साल में जितनी भी एंट्री होंगी सबकी एंट्री करेंगे। फिर खतौनी छटेगी, खतौनी बनेगी, ट्रायल बैलेंस तैयार होगा, फिर प्रॉफिट लॉस बनेगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। तो नई साल का जो भी बैलेंस होता है उसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, और जब साल खत्म हो जाती है तो जो बैलेंस बनता है उसे क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाती है कि व्यापार में एंट्री होती किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम
जर्नल एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग तैयार करेंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, फिर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है जर्नल एंट्री करना, यानी कि व्यापार में रोजाना जो भी एंट्री होगी उसे जर्नल एंट्री रजिस्टर में कैसे एंटर किया जाएगा, कैसे उनके खाते तैयार होंगे, फिर तलपट, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री से। तो जर्नल एंट्री करने के लिए एक टेबल तैयार होती है जिसे हम लोग सारणी भी कह सकते हैं, तालिका भी कह सकते हैं। जर्नल एंट्री की जो टेबल है उसमें आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ये आपके 4 कॉलम हो गए। पहले कॉलम का नाम है डेट, यानी कि यहां वो तारीख लिखी जाएगी जिस तारीख को लेन देन हुआ है। जैसे मान के चलिए कि आज 8 तारीख है, तो हमने लिखा 8/3/2024, यानी कि जो भी लेन देन हुआ वो कितनी तारीख को हुआ, 8 मार्च को। पर्टिकुलर का मतलब हो गया विवरण, यानी कि यहां जो लिखा जाएगा कि हमारे पास क्या आया क्या गया, क्योंकि आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। तो व्यापारी को क्या मतलब है कि हमने व्यापार में क्या लिया और व्यापार से हमने क्या दिया। तो उन लेन देन का हिसाब जर्नल एंट्री में लिखा जाएगा। और यहाँ आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं। पहले कॉलम में डेट, दूसरे कॉलम में विवरण लिखा जाएगा कि क्या लिया जा रहा है क्या दिया जा रहा है। जर्नल एंट्री के इस दूसरे कॉलम में ये पहली रो में यहां लिखा जाएगा 22 और उसके बाद अगली रो में लिखा जाएगा 2। तो 22 का मतलब डेबिट होता है, यानी कि डेबिट को हम 22 से शो करते हैं और क्रेडिट को हम 2 से। तो जो डेबिट का अमाउंट है वो डेबिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। इस टेबल को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहला कॉलम आपका डेट का हो गया, दूसरा कॉलम आपका डिस्क्रिप्शन का हो गया। तो हम लोग पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। डेबिट अमाउंट को हम लोग डीआर भी लिख सकते हैं और क्रेडिट अमाउंट को हम लोग सीआर लिख सकते हैं। 22 को डीआर के थ्रू भी दर्शा सकते हैं और 2 को सीआर के थ्रू भी हम दर्शा सकते हैं, यानी कि डेबिट को हम लोग 22 के फॉर्मेट में दर्शा सकते हैं या डीआर के फॉर्मेट में, और क्रेडिट को हम लोग 2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या सीआर के फॉर्मेट में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्रेडिट में, यानी कि क्रेडिट जो शब्द है वहां सीआर आ रहा है, ये तो चलो समझ में आ गया, सीआर आ गया, लेकिन डेबिट शब्द में तो आर आता ही नहीं है, तो फिर डीआर क्यों लिखा। तो डीआर का पूरा मतलब है डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का पूरा मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से एक टेबल बनानी है जिसमें पहला कॉलम होगा आपका डेट का, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होगा डेबिट अमाउंट का और चौथा कॉलम होगा क्रेडिट अमाउंट का। तो इस प्रकार से टेबल बनेगी। डेबिट अमाउंट का जो भी विवरण होगा वो 22 में लिखा जाएगा और क्रेडिट अमाउंट का जो भी विवरण होगा वो 2 में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से टेबल बनेगी जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्री करने के कुछ नियम होते हैं, वो क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। बिना नियम के आप इस टेबल में एंट्री नहीं कर सकते। तो पहले हम ये सीखें कि भारत में किस प्रकार से व्यापारी एंट्री करता है। तो भारत में व्यापारी जो एंट्री करता है वो इस तरह की कॉपी में एंट्री करता है, नोटबुक में एंट्री करता है, जिसे हम लोग कहते हैं रोजनामचा। यानी कि व्यापारी के यहाँ जितना भी लेन देन हो रहा है वो इस प्रकार की नोटबुक में एंट्री करता है। कैसे एंट्री करता है, जैसे सबसे पहले हमने लिखा कि श्री गणेशाय नमः, यानी कि कोई भी व्यापारी जब नया काम करता है शुरू, तो वो श्री गणेशाय नमः के नाम से शुरू करता है, गणेश जी के नाम से, मंत्र से। और उसके बाद अब यहां लिखेगा वो व्यापारी तारीख कि कौन सी तारीख का लेन देन है। तो हमने लिखा 8/3/2024। अब जब भी हम व्यापार में बैठते हैं तो एक नया लड़का अपने पिताजी से या बाबा से दादाजी से पूछता है कि जी मुझे भी व्यापार का हिसाब सिखाओ कि व्यापार का हिसाब कॉपी में कैसे चढ़ाते हैं। तो वो उसको बस सिंपल एक बात बताते हैं कि ये जो पूरा पेज है इस पेज के 2 हिस्से कर लो, जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड और एक हो गया आपका राइट साइड।
यानी कि पेज का बायां हिस्सा और पेज का दायां हिस्सा, दाईं ओर का हिस्सा। तो हमें घर के बड़े बूढ़े सिर्फ एक बात क्या बताते हैं कि फर्म में जब भी पैसा आए तो उसकी एंट्री लेफ्ट साइड में करनी है, और फर्म से जब भी पैसा जाए तो उसकी एंट्री राइट साइड में करनी है। और जब भी आप किसी को उधार माल बेचो तो उसका नाम आपको राइट साइड में लिखना है। तो घर के बड़े बूढ़े हमें व्यापार, जब भी हम नया बैठते हैं व्यापार में दुकान पे, तो हमसे बस यही बात सिखाई जाती है कि जब भी फर्म में पैसा आएगा उल्टे हाथ पे एंट्री करनी है, और फर्म से जब भी पैसा जाएगा तो सीधे हाथ पे एंट्री करनी है। तो अब होगी कैसे? तो यहाँ पे मान के चलिए कोई फर्म है राम मेडिकल स्टोर के नाम से। अब राम मेडिकल स्टोर क्या कर रहा है कि 8 तारीख को जो भी लेन देन होगा उसका हिसाब लिखेगा। कैसे? मान के चलिए उसने लिखा है यहां 10,000 रुपए श्री रोकड़ी। अब इसका क्या मतलब हो गया? श्री रोकड़ी को हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि 8 तारीख की सुबह तक 10,000 रुपया हमारे गले में रखा हुआ है कैश, तो उसी को हम लोग कहते हैं श्री रोकड़ी। यानी कि 10,000 रुपया हमारे पास कैश है। अब पूरे दिन में जितना माल नगद बिकेगा उसकी एंट्री तो हम इस साइड करेंगे, और पूरे दिन में जितना उधार माल बिकेगा या जो भी खर्चा होगा उसकी एंट्री हम इस साइड करेंगे, क्योंकि पेज के हमने 2 हिस्से बना लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब मान के चलिए कि हमने 100 रुपए की किसी को दवाई बेची, तो हमने यहां लिख दिया 100 रुपए दवाई। फिर उसके थोड़ी देर बाद 500 रुपए का हमने फिर से किसी ग्राहक को सामान बेचा, तो यहां पे हमने लिख दिया 500 रुपए दवाई। ठीक। फिर उसके बाद मान के चलिए कि 400 रुपए का हमने फिर सामान बेचा, तो हमने यहां लिख दिया 400 रुपए की दवाई। यानी कि जितना भी हम नगद माल बेच रहे हैं तो पैसा हमारे पास आता जा रहा है, तो उसकी एंट्री होगी लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में क्या होगा? मान के चलिए राम की दुकान पे उसके मिलने वाले आ गए, दोस्त आ गए, तो अब वो क्या करेगा कि उसने सपोज 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्कुट वगैरह मंगा लिए, तो वो लिख देगा 100 रुपए खर्च। क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है तो उसकी एंट्री किधर होगी? राइट साइड में होगी। ठीक है, यानी पैसा आएगा तो लेफ्ट साइड में, पैसा जाएगा तो राइट साइड में। ज्यादातर व्यापारी क्या करते हैं, घर पे पैसे नहीं देते और जो कुछ भी घर के लिए सामान आता है वो फर्म के दुकान के गल्ले में से ही पैसा जाता है, तब सामान आता है। अब मान लो घर से फोन आ गया राम को कि भाई सब्जी लेते आना दोपहर में, और अब क्या हुआ कि सपोज 50 रुपए की वो सब्जी ले गया, तो राम कैसे लिखेगा कि 50 रुपए घर खर्च, और यहां पे लिख दिया सब्जी। यदि आपका व्यापार है तो एक एक रुपए का आपको हिसाब लिखना है, तभी आप व्यापार को प्रॉपर चला पाओगे। और आप ये सोचोगे अरे पैसा घट तो ही जा रहा है तो इसे क्या लिखें, तो शुरुआत में तो सब चीजें आपको याद रहेंगी, लेकिन बाद में दिक्कत आएगी, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कल तक तो गले में या आज सुबह तक तो इतना पैसा था, पैसा गया कहां। यदि आप व्यापार में एक एक रुपए का हिसाब लिख रहे हो तो आपका व्यापार सक्सेस है, और यदि आप हिसाब नहीं लिख रहे तो कहीं ना कहीं व्यापार में इन फ्यूचर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1500 रुपए की फिर दवाई बेची नगद, और हमने यहाँ पे लिख दिया 1500 रुपए दवाई, और 500 रुपए का मान लो हमने फिर सामान बेच दिया, तो यहाँ हमने लिख दिया 500 रुपए की दवाई। तो जो भी नगद माल बिकता जाएगा उधर होगी। अब क्या हुआ, राम मेडिकल स्टोर पे कोई अनिल नाम का व्यक्ति आया और उसने बोला कि भाई मुझे दवाई दे दो और मैं आपका जानने वाला हूं, मैं कल पैसा दे जाऊंगा। तो राम ने क्या किया कि उसे दवाई दे दी, और दवाई बनी मान लो 200 रुपए की। तो अब क्या होगा, उधार माल हम बेच रहे हैं तो उधार माल की एंट्री किधर होगी? राइट साइड। तो यहां लिख जाएगा अनिल, ठीक है, अग्रवाल, या जो भी नाम है उसका, और यहां हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि हमने 200 रुपए का उसको क्या क्या सामान दिया। पूरा दिन जब हो जाता है तो व्यापारी शाम को हिसाब चेक करता है कि आखिर मेरे गल्ले में कितना रुपया है। ठीक है, तो 10,000 रुपया तो हमारे पास ऑलरेडी था। 100 रुपए की दवाई बेची, 500 की दवाई बेची, 400, 1500 और 500, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 तो ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका 1000 और 2000, यानी कि आपके गल्ले में टोटल 12,000 रुपए होने चाहिए। यानी कि 10,000 पहले से थे और 2,000 का आपने पूरे दिन में माल बेच दिया।
यानी कि आपके गले में कितने होने चाहिए? 12,000। लेकिन अब कुछ खर्चा भी हुआ है। अब खर्चा क्या क्या हुआ है? 100 रुपए खर्च हो गए, 50 रुपए खर्च हो गए और 200 रुपए का आपने उधार माल बेचा है। तो ये 200 रुपए खर्च की कैटेगरी में नहीं आएंगे। खर्च आपका सिर्फ कितना हुआ है? 150। तो यहां लिखा जाएगा 150। अब व्यापारी क्या करता है? शाम को 150 रुपए उसमें से लेस कर देगा। तो अब गल्ले में कितने पैसे बचे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे होगा वो आप जानते ही हैं, इतनी तो कैलकुलेशन। अब गल्ले में रुपया होना चाहिए कितना? 11,800। फिर व्यापारी शाम को गल्ला खोलता है, काउंट करता है और वो चेक कर लेता है, हाँ भाई मेरे गल्ले में 11,800 रुपए हैं। तो पैसा आया तो लेफ्ट साइड में एंट्री, पैसा गया तो राइट साइड में एंट्री। तो भारत में ज्यादातर व्यापारी इस प्रकार से एंट्री करते हैं। अब इस 200 रुपए का क्या होगा? तो ये रोजाना की तो एंट्री हो गई आपकी इसमें रोजनामचा में। अब इस 200 रुपए का एक अलग हिसाब बनेगा जिसे हम लोग लेजर पोस्टिंग कहते हैं, यानी कि खतौनी। तो अनिल के नाम से एक खाता तैयार होगा। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो अनिल के नाम से एक अलग हिसाब तैयार होगा और वो हिसाब जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा लेजर पोस्टिंग में, यानी कि हम अनिल का हिसाब अलग छाट रहे हैं। तो अकाउंट ऑफ में लिख जाएगा यहां अनिल अग्रवाल, यानी कि हमने अनिल को उधार माल बेचा था। ठीक है, अब यहां लिख जाएगा तारीख, किस तारीख को आपने माल बेचा था? 8/3/24 में। आपने उसे क्या क्या सामान बेचा था वो विवरण आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है? डेबिट और यहां लिखा हुआ है क्रेडिट। तो अनिल ने हमें पैसा तो दिया नहीं है, हमने अनिल को उधार माल दिया है। तो अब एंट्री होगी कैसे? तो उसकी एंट्री होगी नाम पे, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? डेबिट मतलब नाम। तो हमने यहां लिख दिया 200 रुपया। तो बैलेंस में क्या लिखा जाएगा? 200 रुपए, यानी कि अनिल हमें 200 रुपया देगा, ऐसे एंट्री होगी। तो हमने क्या किया? अनिल का हिसाब चढ़ा दिया लेजर पोस्टिंग में। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान बना देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये वाला हिसाब हम लोग दूसरी डायरी में चढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब राम की दुकान में पूरे दिन लेन देन हो गया। अब राम क्या करेगा? अगले दिन लिखेगा श्री गणेशाय नमः। यहां तारीख लिखी जाएगी कौन सी? 9/3/2024। अब 11,850 रुपए लिखा जाएगा श्री रोकड़ी, यानी कि 9 तारीख की सुबह को आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी कि गल्ले में 11,850 रुपए ऑलरेडी हैं। और ये पिछले दिन का जो बैलेंस है इसे कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। 8 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 11,850, जो अगले दिन का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 9 तारीख की सुबह तक 11,850 हमारे पास है। अब क्या होगा? वही प्रोसीजर, जितना हम माल बेचते जाएंगे वो इधर जुड़ता जाएगा, नगद पैसा आता जाएगा तो इधर लिखते जाएंगे, और जितना भी उधार या खर्चा होगा वो हम इस साइड लिखते जाएंगे। अब अगले दिन अनिल हमारी दुकान पे आया और बोला कि जी मैं कल आपकी दुकान से सामान ले गया था, 200 रुपए जमा कर लो। तो जमा कर रहे हैं, यानी कि पैसा हमारे पास आ रहा है। तो उसकी एंट्री हम इस साइड करेंगे, किस नाम से? अनिल अग्रवाल के नाम से। तो हमने एंट्री कर दी अनिल अग्रवाल। ठीक है, और जो भी लेन देन होगा वो हमें इस साइड चढ़ाते जाएंगे। अब फिर क्या होगा? ये अनिल ने हमें पैसा दिया क्योंकि हमने उसे उधार माल बेचा था, तो हमारे पास पैसा आ गया। तो अब ये 200 रुपए फिर से हम किस में चढ़ाएंगे? लेजर पोस्टिंग में। कैसे? यहां लिखेंगे 9/3/2024, यहां लिखेंगे कैश, 200 रुपए जमा हो गए और बैलेंस क्या हो गया? 0, यानी कि अनिल का हिसाब अब 0 हो गया, ना लेना ना देना। और जब हम वो अनिल का हिसाब इस लेजर पोस्टिंग में कर देंगे तो यहाँ पे हम ऐसे चिन्ह बना देंगे, निशान बना देंगे, ताकि याद रहे कि इसका हिसाब हम चढ़ा चुके हैं। तो भारत में व्यापारी इस प्रकार से एंट्री करता है। अब भारत में जब व्यापारी इस प्रकार से एंट्री करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन कर पाता है? कैश, यानी कि मेरे पास पैसा है कितना। ये आपकी हो गई मैनुअल अकाउंटिंग। सिर्फ क्या मेंटेन कर पा रहा है? कैश। उसे यही नहीं पता कि मेरे पास स्टॉक कितना है, बैंक में पैसा कितना है, ठीक है, कब खरीदा कब बेचा, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है। लेनदारी देनदारी के लिए भी इसको छाटे, एक एक पेज पलटेगा, एक एक व्यक्ति का हिसाब छाटेगा, बहुत टाइम लगेगा।
ठीक है, तो इसलिए टैली प्राइम में हम लोग हिसाब चढ़ाना सीखेंगे ताकि एक ही क्लिक में पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो ये आपकी मैनुअल अकाउंटिंग है जो भारत में व्यापारी यूज करता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसी लेफ्ट साइड का नाम दे दिया डेबिट और राइट साइड का नाम दे दिया क्रेडिट। तो हम लोग जो उल्टा हाथ और सीधा हाथ बोल रहे थे, अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने यानी कि जिन्होंने भी अकाउंटिंग बनाई उन्होंने लेफ्ट साइड का नाम दे दिया डेबिट और राइट साइड का नाम दे दिया क्रेडिट, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में एंट्री करने के बना दिए नियम जिनको कहते हैं गोल्डन रूल्स, यानी कि इन्हीं के आधार पर जर्नल एंट्री होती है। तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि आपको बताया था फर्म में दो ही पार्टी होती है जिनको हम माल बेचते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या हुआ कि हमने सुरेश को सामान बेचा, तो सुरेश हमारे लिए कौन है? सुरेश बन गया रिसीवर। तो सुरेश का नाम हम कहां लिखेंगे? डेबिट में, यानी कि बाई की तरफ। सुरेश ने हमें रुपया दिए तो सुरेश कौन बन गया? गिवर। तो सुरेश का नाम कहां लिखेंगे हम? टू में। तो सामने वाली पार्टी रिसीवर भी होती है और सामने वाली पार्टी गिवर भी होती है। उसी के हिसाब से हमें लिखना होता है कि रिसीवर है तो डेबिट में नाम लिखो, गिवर है तो क्रेडिट में। हमने तरुण से सामान खरीदा तो तरुण कौन है? गिवर। तो तरुण का नाम कहां लिखेंगे? टू में। हमने तरुण को रुपया दिया तो तरुण कौन बन गया? रिसीवर। तो तरुण का नाम कहां लिखा जाएगा? बाई में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सामने वाली पार्टी रिसीवर का काम कर रही है या गिवर का। ठीक है, दूसरा नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि फर्म में जो कुछ भी आएगा वो डेबिट में यानी कि बाई में लिखना है, और फर्म से जो कुछ भी जाएगा वो क्रेडिट में यानी कि टू में लिखना है। जैसे हमारे पास 10,000 रुपए आए तो हमारे पास क्या आया? कैश। तो कैश को हम कहां लिखेंगे? डेबिट में, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। हमने 10,000 रुपए दिए तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? आउट। तो कैश को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री होती है नियम के अकॉर्डिंग। तीसरा नियम कहता है कि फर्म के अंदर जितने भी खर्चे या नुकसान होंगे तो उन खातों के नाम डेबिट में लिखने हैं, और फर्म के अंदर किसी भी प्रकार की इनकम होगी तो उन खातों के नाम क्रेडिट में लिखने हैं। तो डेबिट का मतलब हो गया बाई और क्रेडिट का मतलब हो गया टू। तो इस प्रकार से एंट्री होती है। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। ये नियम है, आपको याद करने पड़ेंगे, इन्हीं नियमों के आधार पर एंट्री होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल है, राम ने व्यापार शुरू किया है 8 लाख रुपए से। तो इसका अर्थ क्या? अब हमको बोला गया कि ये लेन देन हो चुका है, अब इसकी जर्नल एंट्री करो। तो जर्नल एंट्री के लिए आपको बताया था एक टेबल बनेगी जिसमें 4 कॉलम हो गए। पहला कॉलम हो गया डेट, यानी कि यहां तारीख लिखी जाएगी किस तारीख को लेन देन हुआ। तो लेन देन हुआ 8/3/2024 को, तो हमने इस कॉलम में डेट लिख दिया। पर्टिकुलर यानी कि विवरण, यहां वो लिखा, उन खातों के नाम लिखे जाएंगे जिसका लेन देन हुआ है, क्या लिया और क्या दिया, और यहां अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, बाई मतलब डेबिट और टू मतलब क्रेडिट। तो अब हमें ये देखना है कि बाई में इन तीनों में से कौन सा नियम लगेगा और टू में इन तीनों में से कौन सा नियम लगेगा। ठीक है, तो ये हमें अब छांटना है। कैसे? ये राम है, राम ने कोई फर्म खोली किसी भी नाम से, मान के चलिए राम मेडिकल स्टोर। अब फर्म तो खुल गई, फर्म बिना रुपयों के थोड़ी चलेगी। राम ने क्या किया, 8 तारीख को फर्म में कैश जमा कर दिया, तो फर्म के अंदर क्या आया? कैश। तो अब हमें ये देखना है, सबसे पहले आपको ये नियम लगाना है, दूसरा वाला, क्या आया क्या गया। फिर पहला नियम लगा के देखना है कि किससे आया किसको गया, और फिर तीसरा नियम लगा के देखना है कि जो पैसा जा रहा है वो खर्च के लिए जा रहा है या आया है तो इनकम के लिए आया है। तो हमें पहला कौन सा नियम लगा के देखना है? सेकंड वाला। और आपको अपना दिमाग यहां रखना है कि फर्म में क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम जो मुनीमगिरी का काम कर रहे हैं वो फर्म के अंदर कर रहे हैं, कोई मालिक के लिए तो कर रहे हैं, पर मालिक का हिसाब अलग रखना है हमें, फर्म का हिसाब अलग। तो अब हमें यहां देखना है कि इस फर्म के अंदर क्या आया या क्या गया। तो आप देख सकते हैं
कि राम ने 8 लाख रुपया लगा के व्यापार शुरू किया, तो इसका मतलब फर्म के अंदर कितना रुपया आया? 8 लाख रुपए आए। ठीक है, तो फर्म के अंदर रुपया आया। नियम कौन सा लगा कि फर्म में जो कुछ आएगा वो आपको कहां लिखना है? डेबिट में, यानी कि बाई में। तो यहां पे हम लिखेंगे कैश, और अकाउंट शब्द आपको लगा के चलना है, यानी कि नगद का खाता, यानी कि फर्म में कैश आ गया। कैश आया है, जो कुछ आया है वो लिखा डेबिट में, यानी कि बाई में। तो फर्म में क्या आया? कैश। तो कैश हमने कहा लिखा? बाई में। अब यह अमाउंट लिखा जाएगा, कितना रुपया फर्म में आया। तो आपको यहां लिखना है 8 लाख रुपए फर्म में आए। ठीक है, अब हमें ये भी तो जवाब देना है कि रुपया आया किससे? वो रुपया आया है राम से। तो राम अब इस फर्म के लिए रिसीवर है या गिवर है? यानी कि फर्म ने राम को रुपया दिया या राम ने फर्म को रुपया दिया? तो आप क्या देख रहे हैं कि राम ने फर्म को रुपया दिया है, तो राम इस फर्म के लिए कौन बन गया? गिवर। यानी कि 2 में पहला नियम लगेगा, तो यानी कि गिवर हो गया देने वाला। देने वाला कौन है? राम। तो राम का नाम कहां लिखा जाएगा? 2 में, और हमने लिख दिया राम अकाउंट। और कितना रुपया दिया राम ने? 8 लाख रुपए। जब फर्म में 8 लाख रुपए आए तो राम ने भी कितने दिए? 8 लाख रुपए। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां आप 9 लाख लिख दो, यहां 8 लाख, तो हिसाब गलत हो जाएगा। लेकिन कभी भी मालिक का नाम नहीं लिखा जाता। आपको बताया था कि जब भी मालिक रुपया जमा करेगा तो उस शब्द को कैपिटल कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, यानी कि जब भी मालिक अपनी जेब से पैसा लगाएगा तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो मालिक कौन बन गया? गिवर। तो कैपिटल हमेशा कहां लिखा जाएगा? 2 में। तो इस एंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री होती है। अगली एंट्री हम समझते हैं। जैसे श्याम ने 8 तारीख को ही 10 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? यानी कि ये कौन है? श्याम। इसने कोई व्यापार शुरू किया, तो इसने व्यापार में क्या लगाया? कैश। तो फर्म के अंदर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितना कैश आया? 10 लाख रुपए का कैश आया। तो अब हमें फिर से क्या देखना है? क्या चीज आई, क्या चीज गई? तो फर्म में गया तो कुछ नहीं है, आया है। क्या आया है? कैश। अब कैश आया तो कहां लिखा जाएगा? बाई में। और अगर कैश जाता तो कहां लिखते? 2 में। तो फर्म में कैश आया 8 तारीख को, तो यहां पे कॉलम में क्या लिखा हमने? 8/3/2024। बाई में लिखा जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में लिखना है, यानी कि बाई में। तो फर्म में क्या आया? कैश। तो हमने लिख दिया कैश बाई में। कितना कैश आया? 10 लाख रुपए। अब वो कैश आया किससे है? मालिक से। मालिक फर्म के लिए कौन हो गया? गिवर। तो यहां मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और मालिक की जेब से भी कितना आया? 10 लाख। तो मालिक के नाम भी कितना रुपया लिखा जाएगा? 10 लाख रुपए। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। तरुण ने व्यापार शुरू किया है 5 लाख रुपया नकद लगा के। यानी कि अब क्या हुआ कि ये तरुण है, इसने कोई फर्म खोली और उस फर्म में क्या जमा किया? कैश। तो अब हमें फिर से क्या देखना है कि फर्म में कोई चीज आ रही है या जा रही है? जा तो नहीं रही, फर्म में कोई चीज आ रही है, पर जो चीज आएगी वो कहां लिखी जाएगी? डेबिट, यानी कि बाई में। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? पहले कॉलम में लिखा जाएगा किस तारीख को लेन देन हुआ। ठीक है, अब फर्म में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश लिखा जाएगा बाई में। तो बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट। कितना कैश आया? 5 लाख रुपए का कैश आया। अब फर्म के अंदर कैश आया किससे? मालिक से। मालिक कौन है फर्म के लिए? गिवर। तो मालिक का नाम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, यानी कि 2 में। तो मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाता है? कैपिटल अकाउंट। और उसके सामने भी लिखा जाएगा 5 लाख रुपए। तो इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री होती है। अब एक एंट्री आप कमेंट करके बताइए कि आपने कैसे किया है। तो एक ये टेबल है, क्वेश्चन है कि सीता ने 15 लाख रुपए जमा करके व्यापार शुरू किया।
यानी कि सीता ने क्या किया, कोई व्यापार शुरू किया और उस व्यापार में क्या आया, कैश। कैश किससे आया है, सीता से। सीता कौन है, ओनर। तो पहले हमें क्या देखना है, फर्म में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जा कुछ नहीं रहा, आ ही रहा है। क्या आ रहा है, कैश। तो कैश को कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो यहां पे तारीख लिखी जाएगी, किस तारीख को आया। क्या आया, कैश। तो जो कुछ आएगा वो बाई में लिखा जाएगा। कितना कैश आया, 15 लाख रुपए आए। कैश आया किससे, फर्म में, सीता से। तो सीता रिसीवर नहीं है, सीता कौन है, गिवर। गिवर मतलब टू में लिखा जाएगा उसका नाम, और सीता ना लिख के क्या लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट। तो मालिक का नाम कभी नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट। और यहां 15। टू मतलब क्रेडिट, तो अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा। बाई मतलब डेबिट, तो अमाउंट डेबिट में उसके सामने लिखा जाएगा। ठीक है। अब हम एंट्री नई शुरू करते हैं कि फर्म में कैश तो आगे उसकी एंट्री हम करना सीख गए। अब चेक आएगा तो कैसे एंट्री होगी। अब ये क्या कह रहा है, 8 तारीख को राधा ने व्यापार शुरू किया है, किससे, चेक से। इसका अर्थ क्या हुआ कि राधा मालिक है, उसने कोई फर्म खोली और उस फर्म में अब कैश नहीं दिया, उस फर्म में क्या दिया है, चेक। कितने का चेक दिया है, 6 लाख रुपए का। तो अब हमें यह देखना है फर्म में क्या आ रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो यहां तारीख लिखी जाएगी 8/3/2024। ठीक है। अब हमें देखना है कि फर्म में जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो फर्म में कैश नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, चेक आ रहा है। तो बाई में क्या लिखा जाएगा, चेक अकाउंट। पहले हमने क्या देखा कि कैश आया तो बाई में लिखा कैश, लेकिन अब कैश नहीं आ रहा, अब आ रहा है चेक। तो जो कुछ फर्म में आता है उसे डेबिट में लिखते हैं। ठीक है। तो चेक आ गया, कितने का चेक आया, 6 लाख रुपए का। अब फर्म में चेक आया किससे, मालिक से ही तो आया है। अब मालिक कौन है, गिवर। तो मालिक का नाम कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट में, यानी कि टू में। तो टू में हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, 6 लाख। तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री होती है। यदि मालिक कैश जमा करे तो इसका मतलब फर्म में कैश आ रहा है, और मालिक चेक जमा करके व्यापार शुरू कर रहा है तो इसका मतलब फर्म में चेक आ रहा है। तो जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में लिखना है, और जो कुछ फर्म से जाएगा वो क्रेडिट में लिखना है। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो कुछ फर्म में आएगा, ठीक है, और वो किससे आ रहा है, गिवर से आ रहा है। गिवर कोई भी हो सकता है, लोन भी हम ले सकते हैं। तो सामने वाली पार्टी कौन हो गई, गिवर, जिससे हम लोन ले रहे हैं, तो उसका नाम क्रेडिट में यानी कि टू में लिखा जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं हम कि शीतल ने कोई व्यापार शुरू किया, क्या लगा के, चेक और कैश, यानी कि अब यहां दोनों तरह से एंट्री होंगी, कैसे। तो एंट्री हम देखें तो यहां हुआ क्या कि ये शीतल है, इसने कोई व्यापार शुरू किया और उस व्यापार में क्या लगाया है, चेक। उस व्यापार में पहले लगाया चेक। तो चेक कितने का आया, 12 लाख रुपए का चेक आया। तो एंट्री कैसे होगी पहले इसकी, तो फर्म में जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो फर्म में क्या आ रहा है, पहले चेक, तो यहां लिखा जाएगा 8/3/2024। फर्म में जो कुछ आएगा डेबिट में लिखना है। तो क्या आया फर्म में, चेक। कितने का चेक आया, चेक है 12 लाख रुपए का। अब वो चेक आया किससे, मालिक से आया है। मालिक कौन है, शीतल, और शीतल कौन हो गई, गिवर। तो यानी कि शीतल ने व्यापार शुरू किया है तो व्यापार में चेक दिया, तो मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट। कितने का चेक हो गया, 12 लाख। ठीक है। अब उसी दिन क्या हुआ, मालिक ने चेक तो जमा कर दिया, उसी दिन मालिक ने कैश भी दिया है, यानी कि अब फर्म के अंदर दूसरी संपत्ति क्या आ रही है, कैश। कितना कैश आ रहा है, 2 लाख रुपए। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो फिर से टेबल बनाई, 8/3/2024 हमने यहां लिखा। अब फर्म के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो जो कुछ आएगा वो कहां लिखना है, डेबिट में। तो बाई में क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट। कितना कैश आया, 2 लाख रुपए। किससे आया वो कैश, मालिक से ही तो आया। मालिक कौन है, गिवर, और गिवर का नाम कहां लिखेंगे, टू में। तो टू में लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, और यहां लिख जाएगा 2 लाख रुपए। तो यानी कि शीतल ने
चेक जमा किया और शीतल ने ही कैश जमा किया। तो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे एंट्री हो सकती है वो देखते हैं हम। इसकी एंट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 तारीख को शीतल ने चेक जमा किया, तो फर्म में जो कुछ आएगा वो बाई में। तो बाई में क्या लिखा हमने, चेक अकाउंट। कितने का चेक आया, 12 लाख। किससे आया चेक, मालिक से, और मालिक कौन है, गिवर, और गिवर का नाम क्रेडिट यानी कि 2 में लिखेंगे। और मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखा 12 लाख। अब आपको अलग से डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट की हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ लेन देन हो रहा है वो एक ही फर्म के अंदर हो रहा है। तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो फर्म में अब क्या आया, कैश आया। कितने का कैश आया, 2 लाख रुपए का कैश आया। किससे आया कैश, मालिक से। मालिक हो गया गिवर, तो 2 में हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख रुपए हमने यहां लिख दिए। यानी कि 8 तारीख को शीतल ने चेक जमा किया फर्म में, और 8 तारीख को ही शीतल ने कैश जमा किया फर्म में। तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में, और जिससे आ रहा है उसका नाम क्रेडिट में। ठीक है। अब इसकी एंट्री हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री का नियम ये होता है कि सेम डे ट्रांजैक्शन हो, और एंट्रियों में या तो डेबिट एक जैसा हो या क्रेडिट एक जैसा हो। तो इन दोनों एंट्री में आप देखोगे क्या क्या एक जैसा है, दोनों एंट्री में कैपिटल एक जैसा है। तो अब हम उसकी कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे, तो कंपाउंड एंट्री हम ऐसे कर सकते हैं कि 8/3/2024, तो फर्म में जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो फर्म में क्या क्या चीज आ रही है, चेक भी और कैश भी, क्योंकि आपको बताया था कि शीतल ने फर्म के अंदर चेक भी जमा किया है, और फर्म में शीतल ने जो है कैश भी जमा किया है। तो 2 संपत्ति आ रही है हमारे पास, और जो चीज आएगी वो डेबिट में लिखनी है। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो बाई में लिखा हमने चेक अकाउंट। कितने का चेक आया हमारे पास, 12 लाख रुपए का। बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट, तो फर्म में कैश कितना आया, 2 लाख। और 2 में क्या होगा, कैपिटल, क्योंकि गिवर सेम है, तो 2 में लिखा जाएगा कैपिटल, और दोनों का टोटल करके हम लिखेंगे। यानी कि फर्म के अंदर टोटल संपत्ति आ गई 14 लाख रुपए की। अब 14 लाख रुपए की संपत्ति किस रूप में आई, 12 लाख रुपए का चेक आया और 2 लाख रुपए का कैश आया। तो इस तरह की एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। लेकिन आप ये कंपाउंड एंट्री बाद में करना, पहले आप सिंगल सिंगल एंट्री करना, जैसे कि अभी आपको बताया था इस प्रकार से। पहले आप इस प्रकार से एंट्री करना, जब आप सीख जाओ, परफेक्ट हो जाओ, फिर आप कंपाउंड एंट्री करना इस तरह से। ठीक है। अगली एंट्री हम देखते हैं कि कपिल ने व्यापार शुरू किया है, लेकिन सुनील से लोन लेके व्यापार शुरू किया है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये कपिल है एक फर्म का मालिक, इसने कोई फर्म खोली। अब इसने क्या किया, अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया। कपिल ने अपने फ्रेंड यानी कि सुनील फ्रेंड को बोला कि भाई मुझे व्यापार के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो अब वो पैसा आ किससे रहा है, सुनील से। तो फर्म के अंदर आ तो कैश ही रहा है। तो पहले हमें देखना है क्या आया क्या गया। तो फर्म के अंदर कैश आ रहा है, चाहे वो सुनील से आए या कपिल से, किसी से भी आए, कैश आ रहा है। तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो हमने यहां लिखा 8/3/2024, फर्म में कैश आया तो डेबिट में लिखना है। तो बाई में हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट। कितना कैश आया, 2 लाख रुपए का कैश आया। अब वो कैश आया किससे, मालिक से नहीं आया, किसी और से आया है। तो जो भी गिवर होगा उसका नाम क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट में किसका नाम लिखा जाएगा, सुनील फ्रेंड, क्योंकि मालिक की जेब का पैसा होता तो कैपिटल लिखते, लेकिन मालिक ने अपनी जेब से पैसा नहीं जमा किया, किसी और से दिलवाया फर्म को जो पैसा हमें लौटाना है। तो इसलिए 2 में लिखा जाएगा सुनील फ्रेंड अकाउंट। तो एंट्री कैसे हो गई, बाई में कैश अकाउंट और 2 में सुनील फ्रेंड अकाउंट, क्योंकि गिवर अब मालिक नहीं है। अगर मालिक गिवर होता तो कैपिटल लिखते, लेकिन गिवर है सुनील, तो इसलिए 2 में सुनील फ्रेंड का नाम आएगा, ताकि
कभी भी अगर अधिकारी एंट्री चेक करेगा तो समझ जाएगा कि लोन लिया है। और यहाँ पे हम एक शब्द और लिख सकते हैं, सुनील फ्रेंड लोन, यानी कि सुनील से हमने लोन लिया है कैश के रूप में। अगली एंट्री, हरिओम ने व्यापार शुरू किया है। अब हरिओम ने लोन किससे लिया है? एसबीआई बैंक से। तो एंट्री कैसे होगी? ये हरिओम हो गया और हरिओम ने कोई व्यापार शुरू किया। अब हरिओम ने एसबीआई बैंक में कोई फाइल लगाई और उसका लोन पास हो गया। तो अब फर्म के अंदर क्या आ रहा है? कैश। तो पहले तो हमें ये, आपको हर बार बता रहा हूं, आपको अपना दिमाग यहां रखना है कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है। तो जा तो कुछ नहीं रहा, आ ही रहा है। क्या आ रहा है? कैश। तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो 8/3/2024 जो कुछ आएगा वो डेबिट में, तो बाई में लिखा कैश। कितना कैश आया? 5 लाख रुपए। अब वो कैश आया किससे? एसबीआई बैंक से लोन के रूप में। तो गिवर कौन है? एसबीआई बैंक। तो गिवर का नाम कहां लिखा जाएगा? 2 में, क्रेडिट में। तो 2 में लिखा जाएगा एसबीआई बैंक लोन अकाउंट, यानी कि हरिओम की फर्म ने एसबीआई बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का। तो गिवर हो गई एसबीआई बैंक और हमारे पास फर्म के पास क्या आ गया? कैश। ठीक है। अगली एंट्री हम देखें, अब व्यापार शुरू किसने किया है? सुमित ने। ठीक है। तो सुमित ने कोई व्यापार शुरू किया। अब उस व्यापार में सुमित ने 8 तारीख को क्या क्या लगाया है? तो एक बार में, ठीक है, तो सुमित ने 8 तारीख को फर्म के अंदर कैश भी लगाया, दोस्त से लोन भी लिया है और चेक भी लगाया। यानी कि फर्म में अपनी जेब से वो कैश भी लगा रहा है, अपनी जेब से वो चेक भी लगा रहा है, ठीक है, और किसी फ्रेंड से कैश भी ले रहा है। तो अब इसकी एंट्री होगी कैसे? तो पहले एंट्री पकड़ेंगे हम ये 30,000 रुपए वाली। तो 8/3/2024 को क्या हुआ? इस फर्म के अंदर कैश आया। कैश किससे आया है? सुमित से। तो बाई में लिखा जाएगा कैश अकाउंट। कितने का कैश आया? 30,000 रुपए का। कैश आया किससे? सुमित ने अपनी जेब से जमा किया है। तो सुमित कौन है? मालिक। तो गिवर का नाम क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो 2 में सुमित ना लिख के क्या लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मालिक ने अपनी जेब से पैसा जमा किया है 30,000 रुपए। अब क्या हुआ कि अपने फ्रेंड से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। तो फर्म के अंदर तो कैश ही आ रहा है। तो 8 तारीख को ही फर्म के अंदर क्या आया? कैश। कितना कैश आया? 1 लाख रुपए का। अब वो लोन किसने दिया था? फ्रेंड ने लोन दिया था। तो फ्रेंड कौन है? गिवर। तो फ्रेंड का नाम कहां लिखेंगे? 2 में। तो 2 में लिखा जाएगा फ्रेंड लोन अकाउंट। और कितने का लोन? 1 लाख रुपए का। अब उसी दिन क्या हुआ? मालिक ने चेक लगाया है। ये वो चेक उसी के बैंक का है, खुद का चेक है, ठीक है, और वो चेक बैंक फर्म में जमा कर दिया। तो अब फर्म के अंदर 8 तारीख को ही क्या हो रहा है? चेक आ रहा है। तो आपको बताया था कि जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में यानी कि पाई में लिखना है। तो फर्म के अंदर क्या आया? चेक। कितने का चेक आ गया? चेक है 4 लाख रुपए का। अब चेक मालिक ने खुद जमा किया है, अपनी जेब से, अपने बैंक खाते का चेक जमा किया है। तो 2 में मालिक का नाम यानी कि कैपिटल लिखा जाएगा। और कितने का चेक हो गया? 4 लाख का। तो इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री होगी। यानी कि सुमित ने फर्म के अंदर कैश जमा किया है, दोस्त से लोन भी लिया है और फर्म के अंदर चेक भी जमा किया है। और जो कुछ फर्म के अंदर आएगा वो डेबिट में, जो कुछ फर्म से जाएगा वो क्रेडिट में। जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा, जो पैसा या सामान फर्म को दे रहा है वो गिवर हो गया, और जिसको हम पैसा या सामान दे रहे हैं वो कौन हो गया? रिसीवर। तो इन्हीं नियमों के आधार पर जर्नल एंट्री होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये बुक टैली की आप अमेजन के द्वारा भी खरीद सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके भी ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।